आपको ये चीज़ याद रखनी है क्या कि वो आगे से भी पढ़ोगे GAATTC सेम होगा, इससे भी पढ़ोगे तो क्या होगा, सेम होगा। तो जो रिपीटेटिंग सीक्वेंस होता है या तो विच कैन बी रीड फ्रॉम आइदर फ्रंट से और बैक से, तो वैसे सीक्वेंस में क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते होते हैं। ठीक है, ह्यूमन का जीनोम का साइज़ क्या था, वो भी इसी में लिखा हुआ, मुझे देख के भी तो बता दो, कम से कम थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, डेली क्वेश्चंस पूछूंगी इसमें से। 9 हो गया, आपको ह्यूमन वाला लर्न करके रखना है। इसके बाद पीछे से तो कुछ नहीं लर्न करना है। अब आपको आ जाओ नए वाले पे, सेंट्रल डोगमा वाले पे। ठीक है, ये जो नीचे चार्ट बना हुआ है वो उधर कोने में, नीचे सेंट्रल डोगमा, ऊँचा वो और नीचे सबसे नीचे, हाँ जी, इसको कहते हैं हम सेंट्रल डोगमा। अगर तो आपने आगे बायोटेक्नोलॉजी पढ़नी है, सोच रखा है कि बायोटेक्नोलॉजी पढ़नी है, तो ये जो मैं पढ़ाऊँगी ना, ये आपको बोर्ड पर जैसे केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ ना, वैसे ही आपको रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन वैसे पढ़ाऊँगी मैं। ठीक है, वो बुक से हमें रीड करके रट के नहीं निकलना है। तो ये चीज़ें आप रट लेना बस बायोलॉजी के फॉर्म पे। तो अगर डीएनए से डीएनए की डुप्लीकेशन होगी, ठीक है, पहले समझाती हूँ, तो उसको क्या बोलोगे, रेप्लिकेशन। कुछ पूछना है जो, डीएनए से डीएनए की कॉपी होगी तो क्या बन जाएगा, रेप्लिकेशन। डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए का फुल फॉर्म पता है, मैसेंजर आरएनए। लिखते जाओ अगर नहीं पता तो, ये लो पेंसिल चाहिए, लिखते जाओ मैसेंजर आरएनए। एमआरएनए का मतलब मैसेंजर आरएनए। ठीक है, तो डीएनए से जब आपको एमआरएनए बनेगा तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। और एमआरएनए से प्रोटीन आपकी बॉडी में जो बन जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। रिपीट करें, डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन बन जाएगा। और इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोगमा ऑफ द लाइफ। ठीक है, सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ करके क्वेश्चन आपको आएगा, और ये आपके बुक में भी क्वेश्चंस इसके भरे पड़े होंगे। ठीक है, तो आगे कह रहा है कि इन सम वायरसेस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ रिवर्स डायरेक्शन, दैट इज़ फ्रॉम आरएनए टू डीएनए। ठीक है, अब हमारे में कैसे हो रहा है, डीएनए से जा रहा है ना एमआरएनए, फिर आरएनए में जाएगा। बट जो हमारे पास वायरसेस होते हैं उनके पास उल्टा होता है, आरएनए से डीएनए, क्योंकि उनके पास सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसका कह रहा है कि पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। अब डीएनए की पैकेजिंग कैसी होएगी, क्या क्या चीज़ से होएगी, ये डायग्राम लर्न करना है। ग्रीन वाला मुझे पता नहीं आपके वाले में आएगा कि नहीं आएगा, जब सैम्पल पेपर्स चेक करूँगी तभी पता चलेगा कि है कि नहीं है। अब कह रहा है कि टेकन द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर, दोनों तो नहीं, चीटिंग तो नहीं करोगे, या करना होगा तो एक जन आगे चले जाओ, पीछे चले जाओ, जैसी मर्जी। ये ले लो अपनी शीट्स, पकड़ तो लो, स्टार्ट कर दो आप लोग अपना लिखना। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा टेस्ट है, पर इसमें से आप चॉइस है आपके पास, 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन पेपर छोड़ सकते हो आप, क्योंकि 30 मार्क्स का देना था, ये 50 का है, ये पुराना टेस्ट है। हाँ, रिडक्ट कर लो, ये तो बहुत सही है, कर सकते हो। ठीक है, चलो अब आपको कह रहा है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, जिसमें कह रहा है आपका कि टेकन द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर्स, ये रटना पड़ेगा आपको इसके अंदर, दैट इज 0.34। ये आपको पीछे ही बताया था मैंने कि दोनों के बीच में कितना होता है, 0.05। अब चुपचाप रहो, मैं पढ़ा रही हूँ, मुँह बंद कर लो, अब कुछ नहीं ऑप्शन है आपके पास। कह रहा है कि इफ़ द लेंथ ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इन अ टिपिकल मैमेलियन सेल, जो हम हैं, ठीक है, टिपिकल मैमेलियन सेल, उसको कैलकुलेट करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर विद द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव। ये सब नहीं लर्न करना है आपको, बस पता होना चाहिए कि वो चीज़ है जो हमारी कैसे बनी हुई है। ठीक है, कैसे बनी, बस ये याद करके रखना 0.34 वाली बात आपको, कि दो उनके बेस पेयर के बीच का जो गैप दे रखा है। अ लेंथ दैट इज़ फार ग्रेटर देन द डायमेंशन, जो हमारा डायमेंशन है उससे ज़्यादा, ऑफ अ टिपिकल न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस का क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻6 मीटर दे रखा है। अब बताओ कि इसके अंदर किस तरीके से पैक होगा, कहते हैं न्यूक्लियस के अंदर क्या पैक है हमारा,
डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर, तो उस न्यूक्लियस के अंदर भाई ये इतना बड़ा बेस पेयर का डीएनए जो है हमारा, वो किस तरीके से पैक होता है उसकी बात करी गई है। तो लेंथ ऑफ इकोलाई का भी हमें पता है, पीछे पढ़ के आए हैं हम कितना हो रहा है। तो सोचो कितने बेस पेयर्स लगे हुए होंगे, नहीं है कितने बेस पेयर्स इकोलाई में लगे होंगे। कह रहा है इन प्रोकैरियोट्स सच एज इकोलाई दो दे डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट पता है ना कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होते एंड यूकैरियोटिक हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो डीएनए इज़ नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल, मतलब इवन दो प्रोकैरियोट के पास डीएनए न्यूक्लियस नहीं है वेल डिफाइंड, हम 9th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, बट इनका जो ये तो नहीं है कि उनके पूरे के पूरे बॉडी में पूरा खुला घूम रहा होता है, नहीं घूमता ना, वो इंटैक्ट फॉर्म में रहता है। वही यहाँ पे कह रहा है कि डीएनए इज़ नॉट स्कैटर्ड थ्रू द सेल, डीएनए इज बीइंग, कौन सा चार्ज है उसके ऊपर, नेगेटिवली, ठीक है, डीएनए के ऊपर नेगेटिवली चार्ज चीज़ें प्रेजेंट होगी आपको। इज हेल्ड विथ सम प्रोटीन्स इन द रीजन टर्म्ड एज न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, वो किस में आ रहा है, वो न्यूक्लियोटाइड में। फिर कह रहा था डीएनए इन न्यूक्लियोटाइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप्स हेल्ड बाय प्रोटीन्स, ठीक है, लार्ज लूप में होता है जिसमें वो किससे बना हुआ होता है, प्रोटीन से बना होता है। फिर कह रहा है इन यूकैरियोट्स दिस ऑर्गेनिज्म इज़ मच मोर कॉम्प्लेक्स, तो यूकैरियोट्स में क्या होता है, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। और देयर इज़ अ सेट ऑफ पॉजिटिव चार्ज बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड, कौन सा प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन्स कहते होते हैं हम उसमें। फिर ठीक है, फिर उसके बाद इसमें कह रहा है हिस्टोन प्रोटीन्स के बाद कि ए प्रोटीन एक्वायर्स चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द अबंडेंस ऑफ अमाइनो एसिड, किस पे होता है, अबंडेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स पे, रेजिड्यूज विथ चार्ज साइज चेन, उसके ऊपर क्या होता है, मतलब पूरे जो चेन बनेगी कैसी रहेगी, सबके ऊपर चार्ज रहेंगी, सबके ऊपर। फिर कह रहे हिस्टोन्स आर रिच इन द बेसिक अमाइनो एसिड रेसिड्यूज, हिस्टोन किस में रिच होता है, बेसिक अमाइनो एसिड रेसिड्यू, जैसे कि आपको बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ के आए हो तभी आपको सब याद आ रहा होगा, बेसिक और एसिडिक, लाइसिन आर्जिनिन। और बोथ अमाइनो एसिड रेसिड्यूज क्या कैरी करते हैं, पॉजिटिव चार्ज ऑन देयर साइड चेन्स। हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टामर्स। अब ये वापस से ज़रा एक बार पैराग्राफ वापस से पढ़ के देखो, प्रोकैरियोट से हिस्टोन ऑक्टामर तक, सिर्फ और सिर्फ हिस्टोन ऑक्टामर तक, फिर आगे रिपीट करवाऊंगी। हिस्टोन ऑक्टामर तक पढ़ो, ध्यान से पढ़ना है हमें।
ऑक्टामर लग गया पता? हिस्टोन ऑक्टामर डिफाइन में आएगा, हिस्टोन ऑक्टामर आता होता है कि ऑक्टामर्स क्या होते हैं। सेक्शन एफ का इसके अंदर हम वही ऑप्शन लिख लेना, हे भगवान। हाँ, मंडे से आपकी क्लास सेम एज टाइम पे लगेगी, 3 से 4, 4 से 5 वाली। ये 5 से 6 नहीं होगी क्योंकि इनके टेस्ट खत्म हो रहे हैं, ठीक है ना। आगे पढ़ो, आगे क्या कह रहा है? द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर्स। पहले ऑक्टामर आपको लग गया होगा पता, आपने ऊपर पढ़ लिया है। अब उसके ऊपर कौन रैप हो रहे हैं? नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिवली के ऊपर रैप हो रहे हैं पूरे के पूरे, और ये ऑक्टामर एक नया स्ट्रक्चर बन जाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसोम्स बोलेंगे। क्लियर है ये? ठीक है, पक्का बता दो, समझ आ रहा है ना कि लाइन आपकी। फिर कह रहा है अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम्स कंटेन 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स। अब न्यूक्लियोसोम्स कैसे बना है? ऑक्टामर्स के बाद बना है, और ये न्यूक्लियोसोम्स के अंदर कितने बेस पेयर्स लगे हुए हैं? 200 बेस पेयर्स। तो बंद करके लिख दो, हाँ बंद करके लिख लो कॉपी में। इतनी जल्दी? रुको फिर आती हूँ। फिर कह रहा है न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ द रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमैटिन। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट है? क्रोमैटिन। और अभी तक आप पढ़ते हैं न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमैटिन फाइबर्स जो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, उसके अंदर वो प्रेजेंट रहता है। ठीक है, क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बीन सीन। द न्यूक्लियोसोम्स क्रोमैटिन इज अ बीड स्ट्रिंग, बीड ऑन स्ट्रिंग। बीड ऑन स्ट्रिंग समझते हो? मोतियों की माला, एक धागे के ऊपर कैसे मोतियाँ पिरोई हुई रहती है, वैसे होता है हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखने के बाद। ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको। शिव अगर हो गया तो ठीक है, आप दिखा देना मुझे कॉपी फर्स्ट लॉ की और चले जाना उसके बाद। फिर आगे पढ़ो तब तक अमन, बीड ऑन स्ट्रिंग वाला। खुद लिखा अभी, दोबारा भी लिख दोगे? कि दोबारा गलत हो जाएगा? नहीं होना चाहिए तो सही है। ये यहाँ तक लर्न कर लिया पूरा, ये भी लर्न कर लिया? बीच में मैं सिर्फ क्या बीच में मैंने हेल्प ली थोड़ी सी डायग्राम वाले पार्ट में, उनको वो याद नहीं था डायग्राम। तो फिर थोड़ा ना ऐसे काम चलेगा, फिर तो यहाँ लिखवा दूँगी, फिर से यहीं बैठ जाओ, इधर ही बैठ जाओ, इधर ही यहीं पे बैठ जाओ। कब? 6 बजे। फिर तो उस दिन दोबारा लिखवाऊँगी, फिर मैं और क्या करूँगी? भूल के मत आना बस, ये तो ठीक है। हाफ लाइफ लर्न करके आना है अब, हाफ लाइफ और जो मैं आज कर रहा था। हाँ जो आज, तो बस ठीक है, फिर ये करके आना। अब पढ़ा आपने बीड ऑन स्ट्रिंग, क्या कह रहे हैं आगे बताओ? द बीड ऑन स्ट्रिंग्स, बीड ऑन, हाँ उसके ऊपर वो कंडेंस मेटाफेज, आपको याद होगा किस तरीके से पहले वो अलग हो रहे थे, टू प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, और उसके बाद ये रिक्वायर्स एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, कलेक्टिवली। फिर कह रहे हैं कि नए हिस्टोन क्रोमोसोमल NHC प्रोटीन्स जो होते हैं, और ये क्या है? टिपिकल न्यूक्लियस के अंदर होंगे, और ये कहाँ पे इनका रीज़न क्या है? लूजली पैक्ड में रहते हैं इन द रेफरेंस ऑफ यूक्रोमैटिन। क्या हो गया, इतने खुश क्यों हो रहे हो? मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, लगा आपको पता, मैं तो आगे पहुंच गई कि न्यू हिस्टोन्स कहाँ से, नॉन हिस्टोन कहाँ से आएंगे। नेक्स्ट, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, वो क्या है? इन अ टिपिकल न्यूक्लियस सम रीजन ऑफ क्रोमैटिन इज लूजली पैक्ड, बिल्कुल लूजली रहेंगे, और कैसे रहेंगे? एंड रेफर टू एज ए यूक्रोमैटिन। फिर क्या रहता है? क्रोमैटिन इज मोर डेंसली पैक्ड एंड स्टेन्स डार्क आर कॉल्ड एज हेटेरोक्रोमैटिन। ठीक है, जो बिल्कुल डार्क कलर के, जहाँ पे बहुत ही टाइटली पैक होंगे वो सब, तो वो कैसे दिखेंगे? थोड़े थोड़े डार्क दिखेंगे, उनको हम क्या कह देते हैं? हेटेरोक्रोमैटिन कह देते हैं। और यूक्रोमैटिन इज सेड टू बी ट्रांसक्रिप्टिवली एक्टिव क्रोमैटिन, वेयर एज हेटेरोक्रोमैटिन इज इनएक्टिव। दोनों याद रहेगा आपको। इसका फ्लो चार्ट है नोट्स के अंदर, वहाँ से दूंगी, वहाँ से इसको लर्न करके आना है आपको। आगे पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा, सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल में क्या क्या चीज़ हुआ था। ये इजी है काफ़ी। इवन दो द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियन किसके द्वारा हुई थी? मिशर्स की द्वारा, एंड
प्रोपोजिशंस फॉर द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस बाय मेंडल, मतलब सारी चीज़ें मेंडल ने दे दिया था, डीएनए वगैरह के बारे में क्या होता है, डिस्कवरी वगैरह सब चीज़ हो गई थी इनकी, ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल पे। पढ़ने के बाद कहाँ से कि प्रीवियस डिस्कवरी बाय जॉर्ज मेंडल, वॉल्टर सटन, थॉमस एच हंट मॉर्गन, इन सब के द्वारा जो करी गई थी। तो इसमें क्रोमोसोम लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ मोस्ट सेल, ठीक है, ये सब बातें भी हो चुकी थी हमारी। पर क्वेश्चन ये आ रहा है कि व्हाट मॉलिक्यूल वाज एक्चुअली द जेनेटिक मटेरियल हैज़ नॉट बीन आंसर्ड। आप गए नहीं शिव, आप जा रहे थे? हाँ क्या आप, अच्छा ठीक है, कि व्हाट मॉलिक्यूल वाज एक्चुअली द जेनेटिक मटेरियल, मतलब ठीक है सब चीज़ हमें पता चल गया कि क्रोमोसोम, न्यूक्लियस, ये सब चीज़ होता है, उसके ऊपर प्रेजेंट भी होता है, बट हमें पता क्या नहीं चल रहा था कि एक्चुअल में व्हाट मॉलिक्यूल वाज एक्चुअली द जेनेटिक मटेरियल, मतलब जेनेटिक मटेरियल को किस चीज़ को हम जेनेटिक मटेरियल बोल रहे हैं, ठीक है। अभी तक न्यूक्लियस के अंदर क्या था, डीएनए, और उस डीएनए को हम क्या बोल रहे थे, जेनेटिक मटेरियल। बट हमें उस टाइम तक ये बात समझ नहीं आई थी कि एग्जैक्टली जेनेटिक मटेरियल होता क्या है, इवन इतनी डिस्कवरीज हो जाने के बाद भी। फिर इसके बाद हमारे पास आया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बाद हमें पता चला कि डीएनए ही होता है, उसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल। समझ आया ऊपर बोल क्या रही हूँ? ऊपर सब चीज़ हमें पता था कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन में कुछ चीज़ें पाई जा रही है हमें, बट एग्जैक्टली नाम नहीं पता था कि जेनेटिक मटेरियल होता क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट होती है और किस तरीके से प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर कह रहा है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन 1928 फ्रेडरिच ग्रिफिथ, उसके बारे में बता रखा है। इन अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट विथ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, क्या है, एक बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया, जो निमोनिया कॉज करता है, निमोनिया कॉज करने वाला बैक्टीरिया। विटनेस ए माइक्रोक्यूलेसिस ट्रांसफॉर्मेशन इन द बैक्टीरिया, मतलब उस जब इस एक्सपेरिमेंट कर रहा था इसके ऊपर, तो उसको कुछ ना कुछ क्या दिखाई दिया, कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दी। अब क्या ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दी कि ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ इस एक्सपेरिमेंट एक लिविंग बैक्टीरिया अपना फिजिकल फॉर्म क्या कर चुका था, चेंज कर चुका था। अभी फिजिकल फॉर्म कैसे चेंज कर गया, अब बताएंगे। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई एक बैक्टीरिया है जो एक कल्चर प्लेट पे ग्रो करता है। कल्चर प्लेट देखा है आपने, गोल गोल सा दिखाया था मैंने, पेट्री प्लेट, उसमें वाइट कलर के जो निकलते होते हैं वो बैक्टीरिया कॉलोनीज होती है। सम प्रोड्यूस स्मूथ साइनी कॉलोनीज वाइल अदर प्रोड्यूसेस रफ कॉलोनीज, ठीक है। कुछ पूछना है क्या रमेश? तो वो जो गोले गोले में कॉलोनीज निकली थी, 2 कॉलोनी देखी थी ना, वाइट वाइट सी, तो वाइट में कुछ तो बहुत शाइनी और स्मूथ थी और कुछ बहुत ज़्यादा रफ और डार्क सी निकल रही थी। कह रहे दिस इज बिकॉज द एस स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया हैज़ म्यूकस, मतलब पॉलीसेक्राइड्स कोट, और आर के पास ऐसा नहीं था, मतलब जो हमारे पास अलग अलग वेरिएंट होते हैं ना सबके पास, तो वो जो बैक्टीरिया निमोनिया वाला बैक्टीरिया था, उस निमोनिया वाले बैक्टीरिया में वो दोनों क्या होंगे, बिल्कुल अलग अलग स्ट्रेन के। तो एक के पास चमक दीला वो कॉलोनीज़ बना रहे थे और एक बेकार सा रफ वाला, तो उसने फाइंड आउट किया जो चमक रहे हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट है, पॉलीसेक्राइड्स का कोट प्रेजेंट है और दूसरे वाले के पास नहीं है, ठीक है, लगा पता मन। फिर कह रहा है कि माइस इन्फेक्ट विद द एस स्ट्रेन die with pneumonia infection but the infected with R strain do not develop pneumonia। अब जो ये जो हमने वायरस लिया था ना, निमोनिया बैक्टीरिया लिया था, उसको चूहे में डाल दिया, तो नीचे एरो पे देखो, एस स्ट्रेन अगर आपने चूहे में डाला तो चूहा क्या हो गया, मर गया, और अगर आर स्ट्रेन डाला तो चूहा तभी भी क्या था, जिंदा था, मतलब कुछ ना कुछ तो ट्रांसफ़र हो रहा है। तो मतलब जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हम कह रहे हैं बैक्टीरिया का स्पीसीज़ है, वो हर बैक्टीरिया क्या है, घातक नहीं है, मतलब हर इंसान भी नहीं होता ना, इंसान तो सभी हैं, तो कुछ इंसान क्या होंगे, बहुत ज़्यादा डेडली होंगे और कुछ इंसान से हमें कोई नुकसान नहीं होता। तो वैसे ही बताया जाएगा, अल्टीमेटली कंक्लूड किया गया जाएगा कि उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ प्रेजेंट थी जिसकी वजह से क्या हो रहा था, चूहे बेचारा मर रहे थे, नहीं तो वो प्रेजेंट थे। फिर कह रहा है ग्रिफिथ वॉज एबल टू किल द बैक्टीरिया बाई हीटिंग, ही ऑब्जर्व दैट हीट किल एस्ट्रेन बैक्टीरिया इनटू द माइस एंड डज नॉट किल देम। अगर आप उस बैक्टीरिया को जो आपने आइसोलेट किया था उसको अगर आप हीट करके चूहे में इंजेक्ट कर रहे थे तो वो चूहा क्या रह रहा था, तभी भी ज़िंदा रह रहा था, ठीक है।
अगर आपने एस स्ट्रेन को हीट किल कर दिया और आर स्ट्रेन को आपने लाइव डाल दिया तो क्या हो रहा था, तब भी माइस क्या हो रहा था, मरी जा रहा था। ठीक है, कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन होगा जो एस स्ट्रेन को वापस से ज़िंदा कर सकता है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है मिक्सचर्स इन देखो। कहाँ तक पढ़ लिया आपने? मुझे लग रहा था आप पढ़ रहे हो, मुझे लगा आप पढ़ रहे हो। आगे कहाँ तक पढ़ा? हाँ, नहीं पढ़ा आपने? अच्छा, कुछ भी। ठीक है, फिर इसमें कह रहा है कि अगर हम मिक्सचर डालते हैं हीट का एस और आर का, तब भी जो माइस है वो डाई हो जाएगा। फिर कह रहा है ही कंक्लूडेड दैट द एस स्ट्रेन बैक्टीरिया एंड समहाउ बीन ट्रांसफ़र, मतलब एस आर स्ट्रेन में से कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो ट्रांसफ़र हो जाता है, जो हीट से एस किल को हमने किया था तब भी वो क्या हो रहा है, ज़िंदा हो रहा है। तो यहाँ से हमें क्या पता है, सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, मतलब कुछ ना कुछ क्या चीज़ हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है और जो बिल्कुल ही इसको चेंज कर रहा है, ट्रांसफ़र होने के बाद भी उसको बदल दे रहा है। ट्रांसफर्ड फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन ही अनेबल्ड द आर स्ट्रेन टू सिंथेसाइज स्मूल पॉलीसेकेराइड्स, मतलब मैंने एस को कैसा डाला था, उसके ना सारी बुरी आदतों को निकाल लिया था और तो उसको आर के साथ डाल दिया। पर कहते हैं ना, आदमी अपना नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं भूलता। ठीक है, तो ये एस वाला भी ना भूला नहीं था म्यूकोसेकेराइड्स, वो खुद नहीं कर पाया तो उसने किससे करवाना शुरू करवा दिया, आर वाले से शुरू करवा दिया। और वो बहुत ज़्यादा विरुलेंट का मतलब टॉक्सिक बन गया और उस माइस को बेचारे को किल कर देता है। तो यहाँ पे हमें समझ आया कि कुछ ना कुछ जेनेटिक मटेरियल क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। However, biochemical nature of genetic material was not defined from this experiment, मतलब exactly कि यही चीज़ है, ये चीज़ तो डिफ़ाइन नहीं हो पाई, बट कुछ ना कुछ अंदाज़ा हमें लग गया कि यहाँ से कोई चीज़ आगे पास ऑन होती चली जा रही है। फिर कह रहा है बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, कह रहा है प्रायर टू वर्क ओसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैकलियोड एंड मैकलेन मैक्सीकैटी, ये सारे जो थे इनका जेनेटिक मटेरियल वाज थ्रू टू बी अ प्रोटीन, मतलब इन्होंने सोचा कि जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो क्या होगा, प्रोटीन होगा। हाँ, कौन सा? आप देख लो बाइफर्केशन करके इस पेपर के अकॉर्डिंग कितने का बनता है वो, तो आपको पता चल जाएगा कितने मार्क्स पे बाइफर्केशन का, क्योंकि 50 नंबर का पेपर था ये पूरा, बाकियों पे लिखे हुए हैं मार्क्स आपके, तो जो बचेगा वही होगा। तो अब ये जो इतने साइंटिस्ट थे ना, उनका अंदाज़ा था कि कुछ ना कुछ तो भाई, मतलब जो ये चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है वो क्या है, प्रोटीन है। उन लोगों ने इनको क्या बोल दिया, प्रोटीन का नाम दे दिया है। फिर कह रहे हैं दे प्यूरिफाइड बायोकेमिकल्स, मतलब कौन कौन से प्रोटीन्स, आरएनए और डीएनए को, फ्रॉम द हीट किल्ड एस सेल्स। ठीक है, हीट किल्ड एस सेल्स में से विच वंस कुड ट्रांसफॉर्म लाइव आर सेल्स इनटू द एस सेल्स, इसमें ठीक है, लाइव आर सेल्स को एस सेल्स के अंदर डाल देते हैं। दे डिस्कवर्ड दैट डीएनए अलोन एस बैक्टीरिया कॉजेज आर बैक्टीरिया टू बिकम ट्रांसफॉर्म, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा प्रोटीन या कुछ भी ऐसी चीज़ें थी तो वो क्या कर रही थी, वो मतलब एस से आर में चली गई और आर को भी उसने बदल दिया था। फिर कह रहा है उन्होंने ये भी चीज़ डिस्कवर की कि प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम जो प्रोटीएज प्रेजेंट होता है वो आरएनए डाइजेस्टिव एंजाइम को कुछ भी अफेक्ट नहीं कर रहा होता है। ज़्यादा का है वो, आपने बस 30 मार्क का पेपर कर देना है, बस कर दो। बच्चे ठीक है, वो 5 मार्क्स का ही ले लो आप एच, मुझे 30 मार्क्स कर दो ना, 30 मार्क्स आप कैसे भी कर लो, मैं कर लूँगी चेक। ठीक है, वो आप कर लो अपने हिसाब से देख के। ठीक है, लगा आपको पता कि वो उसको बेचारे को कोई भी अफेक्ट नहीं कर रहा है वो, ठीक है, कोई भी अफेक्ट नहीं कर रहा है। फिर कह रहा है कि सो द ट्रांसफॉर्मिंग, आ जाओ, सो द ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस वाज नॉट प्रोटीन और आरएनए, मतलब कि यहाँ से हमें पता चल गया कि प्रोटीन और आरएनए तो नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्रोटीएज उसको अफेक्ट नहीं कर रहा है। तो प्रोटीज सिर्फ और सिर्फ किसको अफेक्ट कर सकता है, डीएनए वाले को कह रहा है वहाँ पे। तो डाइजेशन विथ डीएनएज क्या था वापस से याद है, वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात करिए, कैंची की बात करिए, डिड इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन, एक मिनट, डिड इनहिबिट ट्रांसमिशन।
तो अब हम कहाँ पे आ गए, मतलब सजेशन हो गया कि डीएनए की वजह से वो इनहिबिट कर रहा है। फिर सजेस्टिंग द डीएनए कॉज द ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ये चीज़ इस पैराग्राफ में जो 3 लाइनें लिखी हुई है इससे आपको कंफर्म हो गया कि डीएनए ही है जो ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प कर रहा होता है। फिर उसके बाद कह दिया दे कंक्लूड दैट डीएनए इज हेरिडिटरी मटीरियल बट नॉट ऑल द बायोलॉजिस्ट वेयर कन्विंस्ड। तो इस साइंटिस्ट ने ये बात बता तो दी, पर जितने अलग अलग साइंटिस्ट थे वो इस बात से कन्विंस नहीं हुए कि हाँ यही आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, इसके आगे का नहीं करेंगे। तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए की बात करी गई है। आप कल लर्न करके आओगे नेक्स्ट क्लास में सिर्फ और सिर्फ पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, और कुछ भी नहीं लर्न करके आना। ठीक है, मंडे को आपकी क्लास 4 to 5 ही होगी और 3 to 4 केमिस्ट्री होगी, जो एज यूजुअल आपका शेड्यूल था वही।